दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे प्रधान सेवक श्री मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कारगिल की विजय की 25वीं वर्षगांठ पर कारगिल पहुंचे और वहां पर उन्होंने जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो ये आरोप लगाते हैं कि अग्निवीरों की भर्ती इसलिए की जा रही है ताकि सरकार उनको दिए जाने वाले जो पेंशन है वो पैसा बचाए, तो ये गलत है। उनका कहना था कि सरकार ने कई संस्थानों से विचार विमर्श किया। ये तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं। 250 से अधिक संस्थानों से विचार विमर्श किया, सेना से विचार विमर्श किया और तब जा कर के ये योजना फौज में लाई गई। लेकिन ये कितना झूठ है, ये आप इस बात से जान सकते हैं कि थल सेना अध्यक्ष रिटायर श्री नरवणे ने जो एक किताब लिखी है उसमें ये रहस्योद्घाटन किया कि सेना को इस योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब ये योजना फौज में लाई गई तो हम सभी को अचंभा हुआ कि ये क्या किया जा रहा है, सेना को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है। ये उनकी किताब में है। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे जी ने अपनी किताब में ये बात लिखी है और इस किताब के ऊपर सरकार ने रोक लगा दी है। अगर सरकार का इरादा नेक था तो इस किताब के पब्लिकेशन पर रोक क्यों लगाई गई? कई साल से ये रोक कायम है, ऐसा क्यों है? सरकार अगर देश हित में कार्य कर रही है तो फिर उसको रोकने का तो कोई कारण ही नहीं। उस किताब के पब्लिकेशन को पब्लिशर तो कई साल से इंतजार में बैठा हुआ है कि कब जो है उसको इजाज़त मिले। ये किताब वहाँ पर एक जो है समीक्षा समिति के पास भी भेजी गई, उसने भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। तो ये जो झूठ हमारे प्रधान सेवक देश के सामने रखते हैं ये कोई नया नहीं है। मोदी जी को अगर कहा जाए कि मोदी जी झूठ की फैक्ट्री है तो ये गलत नहीं होगा। जो उन्होंने कहा कि ये तो कई देशों में है, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही कि ये तो कई देशों में ये योजना है, वहाँ पर तो इस पर कोई ऐतराज़ नहीं होता, फिर भारत में ऐतराज़ क्यों हो रहा है? तो अब आप ये देखिए कि अन्य देशों में ये योजना किस प्रकार से है। वहाँ पर 4 साल या 5 साल के लिए जो सैनिक भर्ती होता है उसको 4 या 5 साल तक मुख्य सेना में रखा जाता है और फिर उसको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यानी कि जब भी देश को ज़रूरत होगी तो उसको आकर के सेवा देनी पड़ेगी फौज में। साल में कम से कम 2 हफ्ते उसको फौज में शामिल होना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ पर जो इस तरह की जो रिजर्व कैटेगरी है और जो वास्तविक फौज है उनके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाती है। जो आदमी रिजर्व होकर के सेना से बाहर जाता है उसे पूरी फैसिलिटी दी जाती है, उसको मेडिकल फैसिलिटी होती है, उसको और दूसरी फैसिलिटीज़ भी होती है, उसको पेंशन की फैसिलिटी भी होती है और उसकी तनख्वाह में कोई कटौती नहीं की जाती है। तो क्या ऐसा हमारे देश में है?
ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो 4 साल के बाद में, यानी कि 17 साल में जो युवा भर्ती होगा वो 21 साल में रिटायर हो जाएगा। 100 में से 75 आदमी को घर भेज दिया जाएगा, सिर्फ 25 लोगों को फौज में रखा जाएगा। अब ये जो 25 लोगों को फौज में रखने का जो कार्यक्रम सरकार ने चलाया, ये कौन लोग होंगे? ये निश्चित तौर से वो लोग होंगे जो आरएसएस माइंड के लोग होंगे, यानी कि जो भाजपा माइंड और आरएसएस माइंड के लोग होंगे, सिर्फ उन्हीं को फौज में रखा जाएगा। एक तरह से फौज का आरएसएस करण किया जा रहा है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात ये, उन्होंने हमारे प्रधान सेवक ने वो कहते हैं मैं तो प्रधान सेवक हूँ, हैं, लेकिन प्रधान सेवक कितना निकम्मा, कितना जालसाज और कितना जो है षड्यंत्रकारी है, ये तो पिछले 10 वर्षों में देश को पता चल ही गया। और फौज के बारे में भी वो झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं युवा रखने के लिए ये जो है योजना लाई गई। भाई 17 से 21 साल का युवा है और 21 से 37 साल का जो व्यक्ति है, क्या वो बूढ़ा हो जाता है? ऐसा कहा जाता है कि बुढ़ापा जो है अक्सर 40 साल के बाद शुरू होता है और 50 साल के बाद वो रफ्तार पकड़ता है। तो क्या ऑफिसर्स को भी इसी तरह से अग्निवीर योजना में लाया जा रहा है? क्योंकि अफसर तो 60 साल 62 साल तक भी सेवा दे सकते हैं, तो अफसर तो बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन जो जवान है उसको निकाल दिया जाएगा क्योंकि फौज को युवा रखना है। ये कितनी बड़ी अहमकाना बात है और हरकत है। आप इस पर ध्यान दें कि हमारे प्रधान सेवक ने जो ड्रेस पहनी कारगिल दिवस के अवसर पर, वो चीन की जो सेना है, पीपल्स आर्मी, उसकी तरह की ड्रेस उन्होंने पहन रखी है। यानी कि हमारे प्रधान सेवक को चीन से कितना लगाव है, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने इस अवसर पर 2 बार कपड़े बदले। एक बार काला सूट पहना, दूसरी बात उन्होंने थोड़ा हल्का हरा सूट पहना। तो एक ही समय पर 2-2 ड्रेसें पहनना, क्या हमारे प्रधान सेवक जो है, जो अब कहते हैं कि मैं तो बहुत गरीबी में पला हूँ और बहुत ही मैंने त्रासदी झेली है, तो क्या ये उसका उदाहरण है कि वो 2-2 एक ही वक्त पे 2-2 ड्रेसें पहन रहे हैं, और वो भी चीन से मिलती जुलती हुई? यानी कि एक तरह से हमारा प्रधान सेवक चीन का भी सेवक है। उसने चीनी जो एक्सपोर्ट है, यानी कि हमारे देश में जो चीन का इंपोर्ट होता है, वो बहुत अधिक बढ़ा दिया है। पूरे देश की इकोनॉमी को हमारे प्रधान सेवक ने, इसको प्रधान सेवक कहना तो गलत होगा, प्रधानमंत्री ने, एक षड्यंत्रकारी ने चीन के हवाले कर दिया है हमारी इकोनॉमी को। हमारे देश में चीनी सेना 4000 किलोमीटर तक अंदर आ गई है, लद्दाख में, डोकलाम के अंदर। लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री ने, कहते हैं ना प्रधान सेवक हूँ, प्रधान सेवक नहीं, प्रधान देशद्रोही व्यक्ति है ये, प्रधानमंत्री भी नहीं, ये देश का दुश्मन मंत्री है। इसीलिए इसने ये योजना लाई और अभी जो बजट पेश किया वो भी चीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और आप ये कारपोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो लेकर के आया। इसलिए नहीं कि उसको देश की जनता से कोई प्यार है, बल्कि इस बजट से स्पष्ट है कि दोहन तो आम जनता का होगा, यानी कि उनके सिराओं से खून तो आम जनता से निकाला जाएगा और वो दिया जाएगा कारपोरेट को और चीन को। ये क्या है?
ये कितने धोखेबाज इंसान है। मैं तो कहता हूँ ऐसा इंसान तो इंसान कहने लायक भी नहीं, ये तो जानवर है। क्योंकि जानवर को ही नहीं पता होता है ना कि भाई कौन सा देश है कौन सा, उन्हें तो सिर्फ जंगल का पता होता है कि इस जंगल में हम रह रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री, अब से मैं उनको प्रधान सेवक कहना बंद कर रहा हूं, क्योंकि वो प्रधान सेवक नहीं, प्रधान षड्यंत्रकारी हैं। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, षड्यंत्रकारी मंत्री हैं, ये देश का भला नहीं कर रहे हैं, ये देश को धोखा दे रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन हमारी जो प्रतिपक्ष है वो शायद इतना लीनियंट है, इतना ज़्यादा दयालु है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि इसके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये ज़रूरी है। अरे देश का कबाड़ा कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, देश को खोखला कर दिया, और कहाँ तक देश को जो है पहुँचाओगे हैं? अब ये क्या एक प्रधानमंत्री का काम है? प्रधानमंत्री तो देश के भलाई के लिए करता है, आम जनता के लिए करता है, लेकिन आम जनता का इसको कोई ख्याल ही नहीं है। आम जनता के लिए कोई भी योजना नहीं है, किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। किसानों के खेत खलिहान वो अपने मित्र अडानी को बेचना चाहता था। वो तो शुक्र है कि किसानों को सद्बुद्धि आई, उन्होंने विचार करा इसके ऊपर और पाया कि ये योजना तो बहुत ही गलत है। इससे तो हम खेत के मालिक होने के बजाय वहाँ पर मजदूर हो जाएंगे कारपोरेट के। तो ये जो चीज़ें जो ये कर रहा है, ये कितनी घातक है देश के लिए, इसको समझना जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो अपने बाप के नाम को भी कलंकित कर रहा है, जिसने अपनी माँ के नाम को भी कलंकित किया ये कहकर कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो ऐसा जो है क्षुद्र विचार का आदमी देश में प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।